हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। चैप्टर चल रहा है हेलोल्केन्स एंड हेलोरीन्स। चैप्टर में अभी तक हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी हेलोल्केन्स की और हेलोरीन्स की। दो प्रिपरेशन हेलोल्केन्स की पढ़ी है, दो प्रिपरेशन हेलोरीन्स की पढ़ी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों की पढ़ चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है हेलोल्केन्स की, जिसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। तो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हेलोल्केन्स की, जो कि क्लास 11th में भी हमने डिस्कस की थी। सेकंड आज जो रिएक्शन पढ़नी है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। हेलोल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में आती है ये रिएक्शन, और ये हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो करते हैं इसको स्टार्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन आती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जो तुमने पहले पढ़ी होगी। वो रिएक्शन ये थी कि कोई भी अगर आप हेलोल्केन लेते हैं, ठीक है, मान लो ये हेलोजन है, ये दिखा दिया हाइड्रोजन, ये कोई भी हेलोल्केन है। अब इसमें एग्जांपल में क्या ले सकते हो आप, जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं CH3 CH2Br, ये है ब्रोमो इथेन, ठीक है। ये दो कार्बन दिखा दिए, Br हेलोजन है वो X दिखा दिया, सबके 4 बॉन्ड पूरे हैं, बाकी हाइड्रोजन नहीं दिखाए हैं। एग्जांपल ये लेंगे हम इसमें। तो तुमने पढ़ा था 11th क्लास में कि अगर हम किसी भी हेलोल्केन को अगर हम हीट कर देते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ध्यान देना, अभी हमने इससे पहले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें भी हमने हेलोल्केन को KOH के साथ ट्रीट कराया था, लेकिन वो था एक्वस, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है। वहां पर एक्वस है, यहाँ पर एल्कोहलिक है, ध्यान देना। अगर हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो होगा क्या, हेलोल्केन में एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे करना है, देखो, फंक्शनल ग्रुप इसमें हेलोजन एटम सबको पता है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ेगा वो होगा बीटा, ठीक है। तो ये हो गया बीटा कार्बन। तो एलिमिनेशन में क्या होता था, अल्फा कार्बन से तो निकलता था हेलोजन एटम, और बीटा कार्बन से कोई भी एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया ये वाला, ठीक है। हेलोजन कैसे निकलेगा, एज ए पोटेशियम हैलाइड, और हाइड्रोजन निकलेगा OH के साथ जुड़ के एज एन वाटर, ठीक है। क्या क्या निकलेगा इसमें, पोटेशियम हैलाइड और निकल गया वाटर। अब बचा क्या, देखो ये वाला कार्बन है, इसके ये 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन है। अब एक एटम तो इस कार्बन से गया तो इसकी वैलेंसी 1 कम होगी, एक एटम इस कार्बन से गया तो इसकी वैलेंसी कम होगी। अब वैलेंसी पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या बन गया इसमें, एल्कीन बन गया। इस रिएक्शन को हम इस नाम से जानते थे 11th क्लास में, इसको हम बोलते थे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ये इसको हम क्या बोलते थे, डी का मतलब होता है लॉस, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन सबको याद ही होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम निकलेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन की एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी, वैलेंसी पूरा करने के लिए हम एक बॉन्ड और लगा देंगे, डबल बॉन्ड। तो बीटा एलिमिनेशन से बनता है एल्कीन। अब एग्जांपल इसमें ये तो मैंने बताया फॉर्मेट, तो एग्जांपल हो गया ये, जैसे मान लो आपने ये वाला हेलोल्केन लिया, अगेन इसको आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक, या यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं एल्कोहलिक, हीट कर दो। दिस इज अल्फा कार्बन, हेलोजन एटम जुड़ा है इससे, अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो बीटा है, अल्फा से निकल गया हेलोजन, ठीक है, ये हेलोजन निकाल दिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो CH2 सिंगल था, एक बॉन्ड और लगा दो, डबल बॉन्ड। बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकल जाएंगे इसमें, वही KBr और H2, हाइड्रोजन एक यहाँ से निकलेगा तो H2 निकल जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन है, ये बन गया एल्कीन। इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी का मतलब लॉस, हाइड्रो यानी हाइड्रोजन का भी और हेलोजिनेशन यानी हेलोजन का भी, क्योंकि हाइड्रोजन भी लॉस हुआ, हेलोल्केन से हाइड्रोजन भी निकला
और हेलोजन भी निकला, तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। तो कोई नई रिएक्शन नहीं है, क्लास 11 में पढ़ी थी हमने, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टी में आती है हेलोल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन सीबीएसई में हर बार तकरीबन पूछा जाता है कि भाई अगर हम एक्वस केओएच लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अगर हम एक्वस केओएच लेंगे, दो केस है, ध्यान देना, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो हम ले एक्वस केओएच और एक हम ले एल्कोहलिक केओएच, ध्यान देना। अगर हम एक्वस केओएच लेंगे, एक्वस का मतलब वाटर होता है, सबको पता है, और ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब बेस, और वो भी स्ट्रॉन्ग बेस को तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सॉल्यूशन में होंगे क्या, हाइड्रोक्साइड आयन ही होंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऑफ कोर्स विल डिस्प्लेस हैलाइड, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हम बात करें एल्कोहलिक केओएच की, एल्कोहलिक केओएच में हाइड्रोक्साइड आयन ना होकर आयन होते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोहलिक केओएच में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, एल्कोक्साइड होगा, एल्कोहलिक में ध्यान रखना, ठीक है। और जो एल्कोक्साइड आयन है, ध्यान रहे, ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है देन हाइड्रोक्साइड, मोर बेसिक करेक्टर इसका होता है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्वेशन की वजह से इसका बेसिक करेक्टर घट जाता है। कहने का मतलब ये है कि एल्कोक्साइड आयन जो है वो ज्यादा बेसिक है, और बेसिक होने की वजह से, क्या होने की वजह से, बेसिक, तो बेस क्या करेगा, हेलोल्केन से एसिड एलिमिनेट कर देगा, तो एक एसिड बेस रिएक्शन होती है। ये बेस की तरह बिहेव करेगा ना, बीइंग एल्कोक्साइड आयन, ये क्या है, ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो जो बेस है वो हेलोल्केन से एसिड निकाल रहा है, एसिड तो निकल रही है, एक तो हेलोजन निकला और दूसरा क्या निकला, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है, हेलोजन एसिड, वो एक अलग बात है, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो हेलोजन जो है वो फिर Br जो हेलोजन है वो पोटेशियम के साथ जुड़ के ऐसे KBr निकलता है, और हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ के ऐसे H2O। लेकिन हेलोल्केन से तो एक मॉलिक्यूल हेलोजन एसिड का ही निकला ना, एक हेलोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला, तो हेलोजन एसिड ये तो निकला। तो ये क्या हो गई, एक एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो पता ही तुम्हें, ठीक है। तो एक्वस केओएच लोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और एल्कोहलिक केओएच होगा तो वो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। समझ आ गया। अब वैसे भी तुम्हें तो पता ही है, केओएच का एक बेस ही होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहल भी क्या होता है, बेस ही होता है। तो बीइंग बेसिक इन नेचर ये एसिड एलिमिनेट कर देंगे हेलोल्केन मॉलिक्यूल से, तो एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया, ये क्लास 11 में भी बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, आज करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, नोट्स में एक्सप्लेनेशन दी हुई है सारी, ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इसमें आती है रिएक्शन विद मेटल्स। ये भी क्लास 11 की ही रिएक्शंस है। क्लास 11 में एक चैप्टर हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन्स, वो एज इट इज जो है वो तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि वो उस चैप्टर की मोस्टली सारी रिएक्शंस हम कवर करेंगे। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी जो, और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हेलोल्केन्स की है, इस नाम से है ये रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसने क्या करा, हेलोल्केन को ट्रीट कराया मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, और एक रिएजेंट बनाया उसने RMgX, RX + Mg, RMgX। इस रिएजेंट का नाम क्या था, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इस छोटे से काम के लिए ये किसने की थी रिएक्शन, एक साइंटिस्ट था विक्टर ग्रिग्नार्ड,
नाम सुना होगा तुमने 11th में। इस छोटे से काम के लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया। हालांकि क्वेश्चन ये है कि एक कंपाउंड बनाने के लिए, एक छोटा कंपाउंड बनाने के लिए उसको नोबेल प्राइज दिया गया। सोचने वाली बात। क्यों दिया गया? क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक केमिकल है, एक रिएजेंट है, जिससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ रिएजेंट, रिएक्टेंट, केमिकल्स हम बना सकते हैं, इसीलिए। ठीक है। अब क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने बनाया था तो इस रिएजेंट को बाद में नाम दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है हैलोजेन्स की रिएक्शन विद मेटल, जैसे मैग्नीशियम मेटल हो गया। अब इस पर जो क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको हम ड्राई कंडीशंस में रखते हैं, मॉइस्चर में नहीं रखते हैं। उसका रीजन समझ लो, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम मॉइस्चर में नहीं रखते हैं, ड्राई कंडीशन में रखते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मॉइस्चर में हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी टूट जाता है वो। और रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन तुम्हें याद करनी है, RHX प्लस H2O। वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। वाटर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो HOH। ठीक है। क्या बनाएगा ये? गैस प्रोड्यूस होगी एल्केन और बाय प्रोडक्ट MgOH। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बेसी होता है, तो बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया था कि डाइज़ोनियम सॉल्ट में बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन होता है मोस्टली। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस हम आगे बढ़ेंगे उसमें बाय प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है? बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड होता है। तो ये रिएक्शन है कि मॉइस्चर में यानी कि वाटर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए उनको हम ड्राई कंडीशंस में रखते हैं। इसको कर सकते हो इजीली ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो एक तो थी रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। एक रिएक्शन इसमें और आती है जो अगेन क्लास 11th की ही रिएक्शन है सारी, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। कौन सी है? रिएक्शन विद सोडियम मेटल। तो मैं सीधा रिएक्शन लिखता हूं, रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विद सोडियम मेटल, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर। क्या किसी बच्चे को ये रिएक्शन लर्न है? एक रिएक्शन आती थी वुड्स रिएक्शन। ठीक है। उसका फॉर्मेट मैंने तुम्हें 11th में कराया था। कैसे करना था कि आपको हेलोएल्केन लेना है R-X, ठीक है, 2 सोडियम लेने हैं क्योंकि हेलोएल्केन भी 2 लेने हैं, इसको उल्टा करके लिख देना XR। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। क्या निकलेगा इसमें? ये निकलता है 2NaX। तो ये रिएक्शन हमने क्लास 11th में पढ़ी थी एल्केन की प्रिपरेशन में। इसकी प्रिपरेशन में पढ़ी थी एल्केन्स। ठीक है। और ये कौन सी नेम रिएक्शन है? इसको हम कौन सी नेम रिएक्शन बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो ये क्या है? रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद सोडियम मेटल, जिसमें क्या बनता है? एल्केन। और कौन सा एल्केन बनता है? सिमेट्रिकल। अगर तुम्हें याद भी हो, सिमेट्रिकल का मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि दोनों आर हमेशा सेम लेंगे। और इस रिएक्शन की लिमिटेशन भी हमने क्लास 11 में पढ़ी थी कि हम अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बना सकते हैं, यानी कि R और R' नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने R और R' ले लिया तो मिक्सचर बन जाएंगे। क्या क्या पॉसिबल है? R हो सकता है, R हो सकता है, R हो सकता है। ठीक है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे, इसके भी जुड़ सकते हैं, इन दोनों के भी जुड़ेंगे अगर R लोगे। तो ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था, अगर डिफरेंट एल्काइल लेंगे तो मिक्सचर बन जाएंगे, और मिक्सचर ज़्यादा बनने से जो यील्ड है, यानी जो अमाउंट है, जो चीज़ हमें चाहिए उसकी कम हो जाती है, तो वो कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं होती है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। क्लियर है सबको? तो स्टूडेंट्स, हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन्स की पढ़ी। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बहुत बड़ी थी, ठीक है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है, और जिसमें डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शनल ग्रुप बनाए थे। इसी का हमने फिर मैकेनिज्म पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी हमने हेलोएल्केन में थी, न्यूक्लियोफाइल आप कोई भी लो।
तो जितनी भी डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ हेलोल्केन, एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो हमने रिएक्शंस को डिवाइड कर दिया था दो मैकेनिज्म्स में, एक SN1 और एक SN2। उम्मीद है कि वो तुम्हें समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी एलिमिनेशन थी 11th की, और तीसरी भी क्या थी, रिएक्शन विद मेटल्स, ये भी क्या थी, 11th क्लास की रिएक्शन। यहाँ तक आगे समझ में। अब चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, जो रिएक्शन पार्ट है, इसके अलावा हमने स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन जो रिएक्शन पार्ट है वो लास्ट है। हेलो एल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टी होगी, तो अब पढ़ेंगे हेलोरीन्स की। ठीक है, ये रिएक्शन पार्ट जो है वो लास्ट टॉपिक है। तो रिएक्शन पार्ट कम है इस चैप्टर में, और आधी रिएक्शंस क्लास 11th की है, तो तुम्हें याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलोरीन्स की। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स, ये टॉपिक है आज का। जैसे हेलोल्केन की 3 है, तो इसमें भी हम 3 ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हेलोल्केन में पढ़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे हेलोल्केन से किया था स्टार्ट हमने। लेकिन तुम्हें बता देता हूं कि हेलोरीन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो होती नहीं है यूजुअली। ठीक है, या ऑर्डिनरी कंडीशंस में नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसको हम समझेंगे। अब बात हेलोरीन्स की कर रहे हैं, तो एग्जांपल ले लेते हैं और ध्यान से समझना। हेलोरीन में एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके पास लॉन पेयर होते हैं 3। फटाफट से इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बेंजीन के कार्बन एटम से जुड़ा है क्लोरीन एटम, इसके पास लॉन पेयर है तो रिंग को डोनेट करेगा। ये तो पता ही है कि क्लोरीन इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का यूज करके डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। मान लो बॉन्ड बन गया, तो कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, 5 हो नहीं सकते, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, देखते हैं मूवमेंट। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। ठीक है भाई, ये डबल था, ये डबल था। नेक्स्ट स्टेप में ये कार्बन इसके साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा, तो इस कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे 5, एक हाइड्रोजन भी है, तो 5 हो नहीं सकते, डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो मूवमेंट दिखा रहे हो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव, ये था ही डबल, बाकी ऊपर तो सेम ही है, पॉजिटिव और 2 पेयर। नेक्स्ट ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, डोनेट करके इस कार्बन के 5 हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, डबल बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नेक्स्ट कार्बन पे। डबल डबल नेगेटिव Cl पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इसके साथ डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो डबल टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्लोरीन एटम के पास, तो डबल 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 सिंगल और स्ट्रक्चर आ गया वही। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये वाले स्ट्रक्चर्स हमें देखने होते हैं, क्योंकि पहला और आखिरी तो एक ही केस है, एक ही चीज है, सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट है वो इन तीनों में अंदर वालों में देखने को मिलती है। जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने हो ना, तो पहला और लास्ट नहीं देखना होता है, अंदर वाले स्ट्रक्चर्स, ये ध्यान रहे। ठीक है, अगर मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। टॉपिक क्या है, टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोरीन्स। वैसे तो मैंने बता दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन्स में नहीं होती, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों होती है उसको हम 2 टॉपिक से एक्सप्लेन करेंगे। एक रेजोनेंस इफेक्ट से, रेजोनेंस इफेक्ट भी कौन सा, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, देखो हेलोरीन कोई भी ले लो, रेजोनेंस इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है उन्होंने एक्वायर कर लिया डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब सबको पता तो होगा ही कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल होता है,
फिर डबल और फिर सिंगल। अगर मैं हेलोरीन को हेलो एल्केन से कंपेयर करूं, हेलो एल्केन में है R बॉन्ड X यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है सिंगल, और हेलोरीन में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से कार्बन हेलोजन ने बॉन्ड एक्वायर कर लिया डबल। अब डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है, इसी वजह से रिएक्टिविटी हेलोरीन्स की क्या बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स, और इसी वजह से उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। समझ आ गया सबको? इसके बाद बात करते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं भाई क्या है। अब सबको पता है हेलोएल्केन में कार्बन हेलोजन के बीच में हेलोएल्केन ले लेते हैं कोई भी, सपोज मैंने ले लिया CH3Br ले लिया, सपोज हेलोएल्केन ये ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हेलोएल्केन में होती ये है, पहला टॉपिक याद करो हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड्स और हेलोएल्केन, इसमें हेलोजन एटम जुड़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और हेलोएरीन में, हेलोरीन आप कोई भी ले लो, जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, तो इसमें इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो भैया sp3 हाइब्रिडाइजेशन में और sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, देखो या तो बॉन्ड से देख लो, ट्रिपल का मतलब क्या होता है sp, डबल का मतलब sp2 sp3, ये तो पता होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमें ये देखना है कि sp3 और sp2 को हम कर देते हैं कंपेयर। एक जगह ले लिया sp3 और एक जगह ले लिया हमने sp2। तो अगर मैं पोलैरिटी की बात करूं तो sp3 की पोलैरिटी होती है हाई और इसकी होगी लेस। और ये तो तुमने पढ़ाई है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पोलैरिटी बॉन्ड की जितनी ज्यादा होती है पोलैरिटी उतना ही बॉन्ड होता है वीक, यानी टूटना आसान। तो sp3 में कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना आसान होता है एज कंपेयर टू sp2। अब पोलैरिटी को समझो और थोड़ा इसको ब्रीफली बता देता हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सबको पता है s कैरेक्टर कितना हो गया भाई, अगर इसकी परसेंटेज निकाल दें 25% हो गया s और 75% हो गया p। sp2 में 33% हो गया s और करीब 66% हो गया p, अगर मैं कैरेक्टर की वाइज बात करूं। तो अगर देखा जाए तो s कैरेक्टर किस में ज्यादा है, sp2 में। अब s कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की, और s ऑर्बिटल जो है वो होता है नियरर टू दी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास होता है। तो न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा होगा s ऑर्बिटल उतना ही साइज होगा छोटा, और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। मतलब ये कि इस कार्बन और हेलोजन में देखा जाए, कार्बन और हेलोजन में हेलोरीन की बात कर रहा हूँ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा क्योंकि ज्यादा नेगेटिव है। लेकिन मैं हेलोरीन के कार्बन को हेलोएल्केन के कार्बन से कंपेयर करूं तो हेलोरीन के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो क्लोरीन खींचेगा तो कार्बन इजीली देगा नहीं, क्योंकि इसकी खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इसका s कैरेक्टर ज्यादा है, साइज छोटा इस कार्बन का। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का साइज बड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम का साइज छोटा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इससे पोलैरिटी क्या हो जाएगी कम, क्योंकि जाने नहीं देगा कंपैरेटिवली sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा उसकी टेंडेंसी खींचने की कम होगी, तो वो इजीली ब्रोमीन को दे देगा। इसकी वजह से चार्ज ज्यादा वही है, पोलैरिटी बढ़ेगी बॉन्ड की, बॉन्ड टूटना होगा आसान, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा आसान। तो हेलोरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, यूजुअली रूम टेम्परेचर पे कहो या ऑर्डिनरी कंडीशंस पे कहो नहीं होता है। दो रीजन दे दिए, एक तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ने डबल बॉन्ड एक्वायर कर लिया ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, तो ब्रेक करना मुश्किल, कार्बन हेलोजन बॉन्ड तभी तो सब्स्टिट्यूशन होगा। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो जिसकी वजह से कार्बन हेलोजन की पोलैरिटी कम होगी, पोलैरिटी कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बात हुई होगी, बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये चीज क्लियर होगी सबको? लेकिन यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो फिर भी हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है, मान लो अगर फिर भी हम चाहते हैं कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं हेलोरीन्स में कुछ कंडीशंस पर या ड्रास्टिक कंडीशन को,
तो हम करा सकते हैं। यूजुअली नहीं होता है, रीजन मैंने दे दिया है, लेकिन जबरदस्ती हम करा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो देख लेते हैं कैसे कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन है ये भी, कि कैसे कराएंगे। तो भैया कराना कैसे है? अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस पर हम करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस, मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक रिएक्शन हम इसमें पढ़ेंगे जिसमें एक साइंटिस्ट था डोज, उसने क्लोरोबेंजीन में कराया था सब्स्टिट्यूशन। कैसे कराया था? सब्स्टिट्यूशन कराया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसने लिया था एक्वस। देखो ये ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, बात तो वही है। देखो इसको ऐसे लिखो, क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू डिफरेंस की वजह से। तो एक्वस NaOH लिया था उसने। कंडीशंस क्या थी? देखो 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस कंडीशन। ठीक है, तो पहले इसमें बेसिकली हुआ क्या? पहले इसमें उसने बनाया एक रिएजेंट सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाया इसने? सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें बाय प्रोडक्ट में क्या क्या निकल गया? NaCl और निकल गया इसमें H2O। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस, एक ऑक्सीजन वहां की, एक निकल गई। तो पहले बनाया इसने सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद इसको हाइड्रोलाइज्ड कर दिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया इसका विद डाइल्यूट एसिड। HCl ले लो क्योंकि बैलेंसिंग आसान रहेगी। इसमें निकल जाएगा NaCl और क्या बन गया? फिनॉल। क्या फिनॉल तो बनना ही था क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है? डिस्प्लेस। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, यानी एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। ठीक है, जबरदस्ती वाली। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम सोडियम फिनॉक्साइड। और ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, राइट। ये भी एक नेम रिएक्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डोज प्रोसेस। साइंटिस्ट के नाम पर ही होती है नेम रिएक्शन। जिस साइंटिस्ट ने जो रिएक्शन कराई है या जैसे भी करी है, तो उस रिएक्शन को उसी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये थी भाई पहली केमिकल प्रॉपर्टी हेलोरीन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि होती नहीं है यूजुअली, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन जो है वो डोज ने करके दिखाई थी। अब इसमें हेलोरीन अपनी मर्जी से कोई भी मत लेना, डोज ने क्लोरोबेंजीन से बनाया था, तभी ये एक नेम रिएक्शन है। समझ आ गए? अब एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हमने अब तक नेम रिएक्शन कितनी पढ़ी है, और साथ के साथ एक क्विक रिवीजन। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में सबको? चलो ठीक है। इसके बाद जल्दी से अब देखते हैं किस किस को याद होगा। IQ चेक करते हैं तुम्हारा। सबसे पहले हमने नेम रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी? किसी को याद है? हमने पढ़ी थी पहले ग्रूव्स प्रोसेस, जिसमें हमने बनाया था क्लोरोएल्केन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड HCl लिया था, कैटलिस्ट लिया था एनहाइड्रस ZnCl2, और अल्कोहल्स आप लेंगे या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, तो क्लोरोएल्केन। इसके बाद हमने दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ी थी डार्जन रिएक्शन, जिसमें अगेन हमने बनाया था क्लोरोएल्केन। ठीक है, हेलो अल्कोहल से अल्कोहल को ट्रीट कराया था थायोनाइल क्लोराइड के साथ, पायरिडीन एज ए कैटलिस्ट हमने उसमें लिया था, और उस रिएक्शन में दो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं, दोनों गैस होती है, इसलिए सबसे बेस्ट रिएक्शन ये है प्योर क्लोरोएल्केन बनाने के लिए डार्जन। इसके बाद तीसरी हमने पढ़ी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या थी? याद है किसी को? आयोडोएल्केन बनाया था। किससे? किसी क्लोरो या ब्रोमो एल्केन से, किसी से भी आयोडोएल्केन बना सकते हैं। कैसे? या तो सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराओ या पोटेशियम आयोडाइड एक्वस एसिड ऑन की प्रेजेंस में हीट कराता है, इसमें हैलोजन एक्सचेंज हो गए थे। इसके बाद हमने नेम रिएक्शन कौन सी पढ़ी? स्वार्ट्स। अब याद होगा स्वार्ट्स रिएक्शन में हमने बनाया था फ्लोरोएल्केन। कैसे? अगेन वही, किसी क्लोरोएल्केन या किसी ब्रोमो एल्केन से बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विद सुटेबल इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, एंटीमनी ड्राई फ्लोराइड, मर्क्यूरियस फ्लोराइड, कोई भी ले सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम आगे थे हेलोजन, ये तो प्रिपरेशन तो हेलोजन की, एक तो फ्रॉम अल्कोहल और एक पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसके बाद हेलोजन्स की प्रिपरेशन में हमने एक नेम रिएक्शन सबसे पहले पढ़ी थी सेंडमीयर। सेंडमीयर रिएक्शन क्या थी भैया, याद है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाया था डाइजोनियम सॉल्ट से। क्लोरो कैसे डाइजोनियम सॉल्ट को ट्रीट करता था CuCl over HCl, ब्रोमो कैसे CuBr over HBr, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। और इसी की मॉडिफाइड इक्वेशन थी, रिएक्शन थी कौन सी थी? गेटरमैन रिएक्शन, जिसने सिर्फ कॉपर पाउडर लिया था। वैसे मैंने बता दिया हम प्रेफर किसको करते हैं, सेंडमीयर को, क्योंकि वो अच्छी हीट देता है। इसके बाद हमने एक इसमें रिएक्शन पढ़ी थी बाल्स साइमन रिएक्शन, ठीक है, ये इसको सिंपल साइमन रिएक्शन बोलते हैं। SSA साइमन और SSA स्वार्ट्स, ध्यान रखना, ये फ्लोरोएल्कीन की प्रिपरेशन है और ये फ्लोरोएरीन की प्रिपरेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। कॉमन चीज है, ध्यान रख सकते हैं। वो स्वार्ट्स है, ये साइमन है। स्वार्ट्स और साइमन, एस का मतलब फ्लोरो है, ध्यान रखना। उसमें फ्लोरोएल्कीन बना है, इसमें फ्लोरोएरीन बना है, तो एक ये ट्रिक है, एक शॉर्टकट है, याद कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? इसके बाद हम आ गए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो वहां पे सबसे पहले हमने पढ़ी थी विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, समझ आ गया? इसके बाद हमने कौन कौन सी रिएक्शन इसमें पढ़ी थी? एक हमने पढ़ी थी इसमें, फिर मेंडियस रिडक्शन पढ़ी थी हमने, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। एक हमने इसमें पढ़ी थी हॉफमैन की अमोनोलिसिस, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्साइड, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड, साइनाइड से फिर तीन चीजें बनाई थी, एसिड, अमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी अमाइन। सब्स्टिट्यूशन बाय इसमें पढ़ा था हमने अमाइड, हॉफमैन अमोनोलिसिस आ गई थी, इसमें अमाइन बना था मिक्सचर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बना था इसमें। इसके बाद हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप हो गया था, ये नाइट्राइट आयन कह सकते हो, ये कार्बोक्सिलेट भी हो गया था, ठीक है। इसके बाद हॉफमैन अमोनोलिसिस के बाद हमने फिर एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी, लेकिन वो कोई न्यूमरेशन नहीं है, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ी। और इसके बाद हमने पढ़ा था इसमें डोज प्रोसेस, जो हमने आज करा है डिस्कस। तो टोटल 11 रिएक्शन हो गई है। और इससे पहले हमने एक वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी, सॉरी, वुड्स रिएक्शन हो गई हमारी, और हो गया डोज प्रोसेस। तो तकरीबन हमने 12 नेम रिएक्शंस हम कर चुके हैं, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस क्योंकि सीबीएसई में डायरेक्टली पूछी जाती है, 2 या 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, कई बार 2 नेम रिएक्शन पूछ लेते हैं, कई बार 3 भी आ सकती है, ठीक है। तो नेम रिएक्शंस कर लेना, यहाँ तक इस चैप्टर को थॉरली पढ़ लो, रिवीजन करो। नेक्स्ट लेक्चर में रिएक्शन पार्ट हमारे चैप्टर का पूरा हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली हमें 2 लेक्चर और चाहिए इस चैप्टर को कम्प्लीटली इसको पूरा करने के लिए हमें। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लो, रिवीजन करो, रिएक्शंस को लिख कर देखो बार बार, और जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर को कवर करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। आज के लिए इतना।